अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। कभी हम ऐसे टेढ़े मेढ़े भी आते हैं, कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो भी जाता है। लाइव शो है जी और आपका हमारा साथ रहेगा 11 बजे तक। वेरी इंपॉर्टेंटली आज का दिन यानी हफ्ते का पहला दिन है, तो वी होप कि आपके पास वो एनर्जी, वो अपबीट फीलिंग ज़रूर मौजूद है। आज मैं आ रही थी और ये मेरे ख्याल में हम पहले शुरू में प्रोग्राम जब हमने बिल्कुल शुरुआत की थी उस वक्त मैं आपको बताती थी कि ऑन द वे हियर मैं क्या क्या चीज़ें नोट करती हुई आ रही हूँ। आज भी मुझे लगता है कि आज सडनली आई वाज लुकिंग एट द ट्रैफिक और ट्रैफिक में मुझे कई ऐसे लोग नज़र आए जो सुबह ही सुबह यानी आप समझें अभी काम पे पहुँचे भी नहीं हैं, कॉलेज या ऑफिस पहुँचे भी नहीं हैं और शक्लें थोड़ी लटकी हुई हैं। दे फील बर्डन्ड। ये एक ऐसी फिनोमेना है जो हम अपने इर्द गिर्द बहुत नोटिस करते हैं। हमें नज़र आता है कि लोग अपने आप को बोझल महसूस कर रहे हैं। इट फील्स लाइक कि हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट तो करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर, या ये कह के कि जी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई भी है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, देखिए जी बॉर्डर पे कशीदगी है। इससे भी ज़्यादा अहम ये है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। वी आर ऑलवेज लुकिंग एट द आउटसाइड फॉर सेटिस्फैक्शन और हमें अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा तशनगी ही रहेगी। आपकी जो असल सेटिस्फैक्शन है, आपका जो असल यानी जिसके थ्रू आप इटर्नल पीस पा सकते हैं, अपने काम में सुकून महसूस कर सकते हैं, उसकी खोज आपने अपने अंदर ही करनी है। और उसके लिए हो सकता है कि कभी कभार व्हेन यू आर टू फोकस्ड ऑन द आउटसाइड, जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी तरह से हमारी ये जर्नी आगे बढ़ती रहती है। इफ़ यू कैन फाइंड द टूल्स प्लीज़ लुक फॉर देम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपना जो मेंटल स्टेबिलिटी है, अपना जो फोकस है उसको बरकरार रखना। अच्छा जी, ब्रेक से पहले, बल्कि इस वीकेंड से पहले, वीकेंड का जो ब्रेक आया था उससे पहले हमने देखा कि बहुत सूरत हाल कशीदा है। There was a lot of back and forth, लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि जिस तरह पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा है, चीज़ों को पुरसुकून करने की कोशिश की है, कशीदगी को कम करने के लिए रिस्ट्रेंट दिखाया है, ऐसी ही कुछ आवाज़, ऐसी ही हमें जज्बा बॉर्डर के उस पार भी नज़र आएगा। सबको जी इंतज़ार था सैटरडे को होने वाली मोदी इन इंडिया कॉन्क्लेव का, जो कि बताया जा रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मोदी साहब, मेरे ख्याल में दिस वॉज मोर फॉर हिज इलेक्शन कैंपेनिंग, लेकिन क्योंकि सूरत हाल काफ़ी संजीदा थी बिटवीन द टू कंट्रीज़, तो उम्मीद ये भी की जा रही थी कि कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आएगी जो समझ आएगा कि इस वक्त मोदी सरकार या इंडिया की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या सोच रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो एक उनकी साउंड बाइट जिसने सबसे ज़्यादा सर्कुलेट किया, जो कि मेरे लिए पर्सनली काफ़ी पेनफुल थी। टेक अ लुक एट दिस एंड वील डिस्कस इट। लेट्स टेक अ लुक। देश का बहुत नुकसान हुआ है, ये वही भारतीय जारियत है जिसका हम बार बार यहाँ पे हवाला देते रहे। इतनी नाकामी, इतनी रुसवाई, पूरी दुनिया ने इस बात को देखा कि जो उनके मीडिया ने सर्कस लगाया, जिस तरह की आवाज़ें उनके ज़िम्मेदार ऑफिसेस में बैठे हुए लोगों की तरफ से आई, लोगों को लगा था कि क्या कोई रिकलेक्शन है, कोई रिफ्लेक्शन है। मोदी साहब जो यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं राफेल का, ये निंजा टर्टल वाला राफेल नहीं है, ये राफेल जहाज़ की बात की जा रही है। तो सोचिए इतनी बड़ी संजीदा सिचुएशन जिसमें हमने ये देखा कि पूरी दुनिया कंसर्न थी कि दो न्यूक्लियर ममालिक आपस में उनमें जंग ना छिड़ जाए, कशीदगी बढ़ ना जाए। पाकिस्तान ने इंडिया के जो कैप्चर्ड पायलट थे अभिनंदन, उनको भी वापस किया और उस पर भी इंडिया की तरफ से अक्सर ये आवाज़ें आई कि जी जो आपने जनीवा कन्वेंशन साइन की है उसके ज़रिए तो आपको देना ही था। हम एक दफ़ा फिर यहाँ पे इसको भी मज़ीद इलाबरेट करते चलें कि जनीवा कन्वेंशन कहती है कि या तो दोनों ममालिक हालत जंग में हों, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी ये पाकिस्तान पे अटैक था और ये इसको हम जंगी एक सूरत हाल तस्वुर करें, तब तो ये चीज़ें हम पे लागू होती हैं। इट शुड नॉट बी मिस्टेकन कि पाकिस्तान ने एज अ पीस जेस्चर, यानी हम इनको और मज़ीद तकलीफ दे सकते थे, अपने इस सेंटिमेंट को उभार सकते थे। 2 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए जिसके डिनाइल में भी रहे। इस वीकेंड पे बहुत कुछ घटा। हमने ये देखा कि अभिनंदन को भारत वापस भेजा गया और वो जो दूसरा तैयारा जिसको इंडियन हुकूमत बार बार डिनाई कि नहीं जी दूसरा कोई और तैयारा नहीं गिरा, उसको भी फाइनली इनको एडमिट करना पड़ा। और तो और हमने ये भी देखा कि उस पायलट की गिरने की, वो उस जहाज़ के गिरने की वजह से जो दूसरे पायलट की हलाकत हुई, उनकी अहलिया का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ये जो फेसबुक वॉरियर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मीडिया है, जो इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट कर रहा है और उभार रहा है इस जंग के सेंटिमेंट को, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। आज उनके घर से कोई गया है, कल कोई और भी हो सकता है। बल्कि उन्होंने फेसबुक वॉरियर्स को यहाँ तक कहा कि अगर आप पे इतना ही जज्बा और इतना ही गुस्सा है तो जाइए फ़ौज ज्वाइन कर लीजिए। तो ये वो मेरे ख्याल में तब्दीली है
जो हम भारत में भी महसूस कर रहे हैं। मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट हुई है। वन ऑफ द हैशटैग्स जो पूरे वीकेंड ट्रेंड करता रहा वो ये था गो बैक मोदी। इंडिया में भी लोगों को ये अब अंडरस्टैंडिंग है कि एक तो झूठ बहुत बोले गए, पूरा का पूरा सर्जिकल स्ट्राइक का जो ड्रामा था जिसमें पहले जी क्लेम आया कि 300 हमने दहशतगर्द मार दिए हैं, वो गलत साबित हुआ। फिर इसके अलावा जो इंटेंशन थी, देखिए हमें तो बार बार सिखाया ही जाता है कि अमलों का दारो मदार नीयत पे है, और नीयत ही जब यहाँ पे हो तो आपको हर जगह एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया था OIC का, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की समिट को जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे थे। और पाकिस्तान का एक ये उसूली फैसला था क्योंकि हमने देखा कि सुषमा स्वराज साहिबा को इसमें एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, एज एन ऑब्जर्वर बुलाया गया, जो कि पाकिस्तान के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं था। नंबर 1 इसलिए भी क्योंकि मुसलमानों के साथ जिसकी नुमाइंदगी करते हुए सुषमा साहिबा इस कॉन्फ्रेंस में पहुंची, अव्वल तो ये कि मोदी सरकार उनके साथ एक दोहरा रवैया इख्तियार करता है, माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे कोई भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है तो उनका वहाँ पे आना बनता ही नहीं था। दूसरा, फिर वादी कश्मीर में जिस तरह के मज़ालिम ढाए जाते हैं वहाँ के निहत्ते मुसलमानों पे, तो ये भी उनके पास कोई मॉरल ग्राउंड मौजूद नहीं था कि वो वहाँ पे मौजूद होती। इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान ने इसका मुकम्मल बॉयकॉट किया। लेकिन जिस तरह के कहते हैं कि अल्लाह ताला कभी कभार कुछ चीज़ों को सिर्फ इसलिए घटता है क्योंकि उन्होंने कहीं लेके जाना होता है। और आपको बताते चले कि सुषमा स्वराज साहिबा को भी बहुत सुबकी हुई, बहुत एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा एट दी OIC, क्योंकि एक तो उनके बयानात का खैर मकदम नहीं किया गया, दूसरा वहाँ पे एक मुत्तहिदा रेजोल्यूशन भी पास की गई जिसमें हाईलाइट किया गया कि क्या ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ की, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वादी कश्मीर में हो रही है। तो इट वॉज अ मैसेज लाउड एंड क्लियर फॉर इंडिया कि इंडिया को अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो निहत्ते मुसलमान हैं, हर क्वार्टर्स में काम करने वाले मुसलमान हैं, जितना वो अपने आप को गैर महफूज फील कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान पे जिस तरह की जारियत का उन्होंने मुजाहरा किया है, दे हैव टू गो बैक एंड लुक एट इट। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने देखा कि वीकेंड पे घटी। एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र हो रहा है इस मौके पे, क्योंकि हमने जिस तरह इस जारियत का मुकाबला किया एट ऑल फ्रंट, सफारती फ्रंट पे, जंगी फ्रंट पे, और इवन एज इंडिविजुअल्स, यानी वहाँ पे लोगों ने यहाँ तक कहा कि कई इंटेलेक्चुअल्स ने ये ट्वीट्स की कि जब हम पाकिस्तान पे तनकीद करते हैं, किसी पाकिस्तानी ने हमें आगे डेथ थ्रेट्स नहीं दी। लेकिन इस वक्त माहौल इतना संगीन कर दिया गया है भारत में कि अगर कोई अकल की बात करे, कोई लॉजिक की बात करे, कोई पाकिस्तान की अच्छाई बयान करे कि पाकिस्तान ने ये कितना अच्छा कदम उठाया है, तो उसको भी डेथ थ्रेट्स देने लग जाते हैं लोग। तो ये मेरे ख्याल में तब्दीली है जो भारतीय माशरे में आ रही है, और इसके लिए लोग परेशान भी हैं, भारत में रहने वाले भी, भारत से बाहर रहने वाले भी। इसलिए मोदी सरकार अगर तो ये दोबारा सेलेक्ट होते हैं तो कि मुझे लगता है कि इंडिया की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि एक ऐसा लीडर जो अमन को चांस ना देता हो, जिसने अपने पहले इलेक्शंस में गुजरात को आग में झोंक दिया और अब 2 न्यूक्लियर ममालिक को जंग में झोंकने से भी नहीं चूक रहा, ये इंडिया की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी इफ़ ही गेट्स इलेक्टेड अगेन। बट नॉनदलेस उनका इलेक्शन है जी, देखते हैं क्या नताइज निकलते हैं। इस वक्त हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, लेकिन आपको ये भी बताते चलें जिस तरह के थर्सडे को हमारे साथ मौजूद थी यहाँ पे KLF की टीम, तो KLF फेस्टिवल में क्या कुछ हुआ जो कि 10th एडिशन था, ये हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। अभी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज यकीनन बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले जिस तरह के हमने आपको बताया था, इस वीकेंड में 10th एडिशन ऑफ कराची लिटरेचर फेस्टिवल हुआ। इसकी ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद थे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, और यकीनन ये एक शानदार ओपनिंग थी। आपको बताते चलें कि जो पिछले हफ्ते भारतीय कशीदगी की वजह से जो हमारी सिचुएशन थी, पाकिस्तान का एयर स्पेस कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए बंद किया गया, और यकीनन कोई भी ऐसा
इवेंट प्लान करना जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हों, पाकिस्तान से बाहर जो अदीब, जो थिंकर्स, जो शोरा वगैरह थे, उनका आना भी बहुत मुश्किल हुआ था। 70-80 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान से और कराची से बाहर फंस गए थे, जो एन रूट थे, जो पहुंच नहीं पा रहे थे इन टाइम। तो पहला दिन मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन आपको दिखाते चलें कि यहाँ पे एक कसीर तादाद में कराचीआइट्स ने पूरे पाकिस्तान से जो अदब के, शायरी के, अच्छी किताबों के शायकीन हैं, उन्होंने इसमें भरपूर हिस्सा लिया और एक दफ़ा फिर KLF द 10th एडिशन ऑफ कराची लिटरेचर फेस्टिवल उसको भरपूर तरीके से मनाया और कामयाब बनाया। आइए आपको दिखाते हैं इस फेस्टिवल की कुछ झलकियाँ, जहाँ पे 80 से ज़्यादा मुख्तलिफ हुए, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हुई। इस पे जो हमारी खुसूसी रिपोर्ट है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। इल्म अदब की बातें सुनने वाले जोक दर जोक कराची लिटरेचर फेस्टिवल पहुंचे। फिक्र फलसफे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी सेशंस के साथ किताबों से दोस्ती मजीद पक्की की। KLF has courageously featured literary works, poetry, the fine arts, culture and the performing arts. It has represented a diversity of languages and academic disciplines. अदबी मेले में 235 से जायद मुल्की व गैर मुल्की स्पीकर्स कराची लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा रहे। 13 जबानों की नुमाइंदगी करते हुए इंटरव्यूज, पैनल, मुबाहिसे, मुशायरा और परफॉर्मिंग आर्ट ने फेस्टिवल की रौनक को बढ़ाए रखा। अदब जिंदगी है, अदब वर्सा भी है, अदब मेहनत और ईमानदारी से बनाई हुई वो जायदाद है जिस पे कोई मुकदमा भी नहीं चल सकता। लिटरेचर फेस्टिवल में अदब और फनून लतीफ़ा के मुख्तलिफ असनाफ पर 80 से जायद सेशन हुए। किताबें पढ़ने का शौक रखने वाले स्टॉल्स पर परवानों की तरह नजर आए। यहाँ पे बहुत अच्छे एनवायरनमेंट है, यहाँ पे बहुत सारी मालूमात हासिल हो रही है, काफी बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं। काफी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हम लोगों के पास डिफरेंट पोएट्स आते हैं, ठीक है, और लिटरेचर से मुताल्लिक लोग प्रोफेशनल्स आते हैं। दास्तान गोई की महफिल। जी जनाब, इस तरह आपने देखा कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी मौजूद थे। ओपनिंग सेरेमनी में शीमा किरमानी साहिबा ने भी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। तमाम ही काउंसलेट्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रिटिश हाई कमीशन, इटालियन काउंसलेट, इसके अलावा फ्रेंच काउंसलेट भी यहाँ पे मौजूद थी। ऑल इन ऑल इट इज़ वन एक्टिविटी, वन फेस्टिवल जिसका पूरे कराची को इंतज़ार होता है और ये मेरे ख्याल में एक हॉलमार्क, एक कैलेंडर इवेंट होता है तमाम ही अदीबों और शोरा के लिए भी। अब ज़रा बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। लोग कि आज की हेडलाइंस में क्या कुछ है, व्हाट्स एन आज इन फोकस। जी जनाब, आपने देखा कि PSL की तैयारियां ज़ोरों शोर पर हैं, लेकिन जो यहाँ पे अहम ख़बर ये थी कि जिस तरह के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि तमाम इदारे, तमाम हुकूमती कारकुन और इसके साथ साथ जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन का हिस्सा हो, इस वक्त यक ज़बान होकर चाहिए, भारत को जारियत से काम नहीं लेना चाहिए, वही एक ही मैसेज दे रही हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जिस तरह की शायद मोदी सरकार ने यह सोचा था कि BJP को फ़ायदा देने के लिए इस तरह की कोई भी एंटी पाकिस्तान कार्ड को इस्तेमाल किया जाएगा, अपनी तरफ से कोई सर्जिकल एयर स्ट्राइक का ड्रामा किया जाएगा और इससे इलेक्शन में उनको फ़ायदा होगा, तो यकीनन ना सिर्फ उनकी इंटरनेशनली इस मामले में सुबकी हुई है, बल्कि मोदी सरकार को इंटरनली भी इसकी वजह से काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। खुसूसन जो अपोजिशन जमातें हैं, कांग्रेस की तरफ से अब सवालात उठाए जा रहे हैं कि इतना झूठ क्यों बोला गया। पहले ये कहा गया कि जनाब अली हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, 300 दहशतगर्द मार दिए हैं, और अब हर चीज़ से ही बैक ट्रैक करना पड़ा है। फिर दूसरा ये कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया के रोल पे भी सवाल उठा रही है कि क्या ये इंडियन मीडिया ने पूरे नैरेटिव को हाईजैक कर लिया था और वो दोनों ममालिक को जंग की नहज पे लेके गए। इसी बात पे, इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे सेगमेंट एक्शन का रिएक्शन में आज हमने दावत दी शेर साहब को। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि भारत की तरफ से अभी तक ये जो जहर और आग उगलने का एक उन्होंने रविश बना ली है वो जारी है। चाहे हम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ देखें, चाहे उनकी मीडिया की तरफ देखें, ऐसा नहीं लगता कि वो डी-एस्केलेशन को एक चांस देना चाहते हैं। लेट बेटर सेंस प्रिवेल इज आवर मैसेज टू देम, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे? सिद्रा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, वी एक्टेड सो रिस्पॉन्सिबली, पाकिस्तान ने इतना रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कितना रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया है पाकिस्तान ने। यू नो, आप 14 एयरक्राफ्ट पहले रोज जब इंडिया ने अपनी एग्रेशन शो करनी थी, 14 एयरक्राफ्ट अप्रोच्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान।
डिफरेंट पॉइंट से आए और डिसेप्शन थी ऑब्वियसली कि कोई जनाब एक बॉर्डर से आ रहा है, बॉर्डर लाइन से आ रहा है, कोई लाहौर से सियालकोट की साइड से आ रहा है, कोई किसी और साइड से आ रहा है और उधर से आके इन्होंने अपनी डिसेप्शन क्रिएट की। मैं आपको उन जगहों के नाम भी बता दूंगा। और आके इन्होंने उकाड़ा से आने की कोशिश की, लाहौर से आने की कोशिश की, भावलपुर से आने की कोशिश की, सियालकोट से आने की कोशिश की, बट दे वर ऑल डिसेप्शन इसलिए कि यू नो दैट कि सिद्रा वो उन्होंने ना हमारे रिडार पे नजर आए जहाज उड़ते हुए इंडिया की तरफ से, बट उन्होंने आके स्क्रैम्बल इन्होंने किया। लेकिन पे मैं आना चाह रही हूँ राना साहब के ओवरऑल हम जारियत तो देखते हैं, एक अग्रेसिव टोन है उनकी, लेकिन ख़ास तौर पे दुनिया ने नोटिस किया कि जी जिस तरह के विंग कमांडर अभिनंदन को वापस किया गया पाकिस्तान की तरफ से बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी प्रेशर के, ये हमारा जेस्चर ऑफ पीस था। लेकिन इंडिया में अगर हम देखते हैं तो उनकी जेलों में भी लोग महफूज नहीं है। 2003 में शाकिरुल्लाह गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, ही वॉज इन द जयपुर जेल, और वहाँ पर हमने देखा कि अग्रेशन की वजह से डंडे मार मार कर उस बेचारे शख्स को हलाक कर दिया गया। उनकी मैयत भी पाकिस्तान वापस पहुंची। और जो एक तरीक़ेकार होता है एक स्टेट का, यानी उस मैयत को, शाकिरुल्लाह की मैयत को उन्होंने एम्बुलेंस तक में नहीं भेजा, इट वाज जस्ट सेंट थ्रू अ कार्गो ट्रक। आप इसमें स्टेट के रोल को और उनकी, यानी पूरी दुनिया में वो प्रचार करते हैं अमन का, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने का, ये सब क्या शो करता है? ये कॉल और फेल में इतना तजाद क्यों है? एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, इसी अभी की ये जो पायलट जिसको हमने एक अच्छा जेस्चर शो करते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट, कोई प्रेशर नहीं था हम पे, किसी का प्रेशर नहीं था हम पे कि ये कहा जाए कि किसी ने प्रेशर डाला हम पे और इसलिए हमने जनाब इंडियन पायलट छोड़ दिया। नो, दिस वाज द डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इमरान खान ने एक डिसीजन लिया और ऑब्वियसली उसके साथ हमारी आर्म्ड फोर्सेस की हायरार्की भी बीच में शामिल थी, उनकी भी नोट थी। तो हमने जनाब वो पायलट जो है दे दिया वापस। कोई प्रेशर इंटरनेशनल नहीं था, बाहर से कोई प्रेशर नहीं था। हमने खुद एक अच्छा जेस्चर शो करते हुए इस पायलट को वापस कर दिया। अब इस पायलट का होना क्या है, ये मैंने रात को भी अपने प्रोग्राम में एक एक्सक्लूसिव खबर दी है कि ये जो अभी जो इंडियन पायलट है इसको फैसला कर लिया गया है, मोदी गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि इसको इंडियन एयरफोर्स से निकाल दिया जाएगा। सही, आप देख लीजिएगा, इसको इंडियन एयरफोर्स से निकाल दिया जाएगा। ये आप सही कह रहे हैं राना साहब, क्योंकि अभी तक की इतलात कि इनको गोल्डन हैंडशेक दे दिया गया है, ग्राउंड तो इनको कर ही दिया जाएगा, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में, किसी और रोल में इनको ग्राउंड कर दिया जाए और ये इंडियन आर्मी में सर्व करते रहें, एयरफोर्स में सर्व करते रहें, लेकिन अब ऐसा होता भी मुश्किल नज़र आ रहा है। राना साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जहाँ पर सूरत हाल है, लोगों ने अक्सर सवालात उठाए हैं इंडियन मीडिया पर, चाहे वो जी कोई इनकी एंटरटेनमेंट रिलेटेड खबर देख लीजिए, चाहे इनके इंटरनल पॉलिटिक्स के मामले देख लीजिए। लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि मोरालिटी वाइज, जर्नलिस्टिक एथिक वाइज ये लोग कहाँ खड़े हुए हैं। चले, ये जंग का मामला तो ऐसा होता है कि जहाँ पे थोड़े से आपके अपने जज्बात भी सामने आ जाते हैं, लेकिन उन्हीं पे काबू रखना सहाफ़त के उसूलों में शामिल है। लेकिन इंडियन मीडिया का ये जो रोल रहा है इन वॉर मॉन्गरिंग और इस वक्त इतना इश्तियाल को बढ़ाने में, उस पर आप क्या कहेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? जेस्चर्स देखे हम लोग, हमने कोई एग्रेशन नहीं शो की, पाकिस्तान ने कोई एग्रेशन नहीं शो की, इंडिया के मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे इंडिया का मीडिया तो ऐसे था कि किसी न किसी तरीके से, जैसे मुर्गे नहीं लड़ाते, कि हमें किसी न किसी तरीके से लड़ाए जनाब, बैठ के पाकिस्तान और इंडिया लड़ना शुरू हो जाए। और इंडियन फोर्सेस ने भी कोई कभी यहाँ पे नहीं की, कोई उन्होंने अपने कोई राना साहब, इट वाज एन इल थॉट प्लान। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सुबह होने का। जाहिरियत का जवाब अमन पसंदी से देना, यही एक मेरे ख्याल में विजनरी लीडर की भी निशानी होती है और साथ साथ एक ऐसी रियासत की भी जो अमन को एक चांस देना चाहती है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता 10 सालों में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे सिविलियंस ने, हमारे स्कूल गोइंग बच्चों ने, हमारी फोर्सेस के लोगों ने, और हम जानते हैं कि ये कितना भारी बोझ होता है और अमन को जितना हो सके मौका देना चाहिए। इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और स्टोरीज भी हैं। आज आपको मिलवाएंगे एक ख़ास पाकिस्तानी एथलीट से जिन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रोशन किया। वो कौन है, ये जानने के लिए देखिए आज पाकिस्तान। विल बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन हमेशा हमारी कोशिश होती है कि ऐसे एथलीट्स को, ऐसे पाकिस्तानियों को ज़रूर शोकेस करें, उनको सराहें, उनकी मेहनत को आपके सामने लेके आएँ जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर हिदायतुल्लाह खान साहब, जिनके दोनों ट्रेनीज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कराटे चैम्पियंस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी अभी 5th पोलिश कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन है, उसमें करके आए हैं। देव ऑल्सो वॉन द प्राइजेस। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ाउल्लाह खान एंड इकरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है रज़ा आपके? सबसे पहले तो ये बताइए इस मुकाबले के बारे में। आई एम सीइंग दैट यू हैव अल्हम्दुलिल्लाह इकरा ने 3rd पोजीशन ली है और आपकी पोजीशन रही है, यू आर द फर्स्ट वन, यू वॉन द गोल्ड मेडल ओवर देयर। कितने सालों का ये सफ़र था? मैंने कराटे 1990s में इनाम मार्शल आर्ट एकेडमी में स्टार्ट किया। सही। जो पाकिस्तान में मार्शल आर्ट का हेडक्वार्टर भी है जी, जहाँ शिहान इनामुल्लाह खान ने 1970s में उसकी बुनियाद रखी और वो कारवां अब तक चल रहा है। बहुत से चैम्पियंस फाइटर्स उसमें से निकले। ख़ुद वो 1977 में रनर अप रहे वर्ल्ड में। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे फाइटर वहाँ से, जिन्होंने 1986 में हमारे जो कोच भी हैं और अब जो पाकिस्तान में क्यूकुशन कराटे को लीड भी कर रहे हैं, शिहान हिदायतुल्लाह खान, 1996 में वो 3rd प्लेस थी उनकी वर्ल्ड में। फिर उसके बाद साक के 2 चैम्पियन हमारे इस डूजो से निकले, हेडक्वार्टर से। और इसके बाद अक्सर जो है ना मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में तो सुनते रहते हैं, क्यों क्वेश्चन एक नया लफ्ज़ हमें समझ में आ रहा है, और थोड़े मेरे व्यूअर्स के लिए बताइएगा ये किस तरह से मुख्तलिफ। अगर हिदायतुल्लाह साहब आप भी बेशक आप देखें ना, वैसे पूरे वर्ल्ड में कराटे की 2 किस्में, सही, सेमी कॉन्टैक्ट, फुल बॉडी कॉन्टैक्ट, और इसमें कम से कम 90% जो लड़के होते हैं, जैसे आपने नाम लिया उसका मिक्स मार्शल आर्ट का, तो उसमें क्यूकुशन के लड़के होते हैं। तो फुल कॉन्टैक्ट कराटे जो है इसकी बुनियाद रखी गई है अपना जापान में, और उसके जो ग्रैंड मास्टर्स थे वो सुसाई मासो अपना ओयामा थे। पाकिस्तान में इसकी बुनियाद मेरे वालिद साहब ने रखी, और इसलिए ये ये अभी स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं था, तो कुछ अरसे में स्टार्ट हुआ है। यानी कितना ऐसा हुआ होगा इसको यहाँ पे पाकिस्तान में आए हुए, इस पे आप ये सिंस 1974 में स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसकी बुनियाद मेरे वालिद साहब ने लगी थी। सही। और इसमें माशाल्लाह पाकिस्तान ने जो है वो 7 टूर्नामेंट जीता है, वर्ल्ड टूर्नामेंट जीता है, यूरोप चैंपियन जैसे माशाल्लाह भी आए हैं, और एशियन चैंपियन माशाल्लाह से पाकिस्तान ने मतलब पैदा की इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा। रज़ाला, आप जिस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसमें कितने ममालिक से लोग आए हुए थे और आपको क्या फीलिंग्स उस वक्त? वाज दिस ये आपका पहला इंटरनेशनल चैम्पियनशिप था? जी, मेरा पहला इंटरनेशनल चैम्पियनशिप था। इसमें तकरीबन 22 कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड थी। हमारी यहाँ पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली हमारी 12 लोगों की टीम स्पॉन्सर्स ना होने की वजह से वो 6 लोगों पर आई, और फिर अनफॉर्चुनेटली वो 3 लोगों पर, हम 3 लोग सिर्फ पार्टिसिपेट कर सके। बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता और वेट्स में भी, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, आपको वैसे भी आपकी नॉलेज में होगा स्पॉन्सर्स का। अगर हमें स्पॉन्सर्स मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनकर पूरी दुनिया में अपना परचम बुलंद करेगा। ये इसी वजह से आज हम चाहते थे कि इस पर्टिकुलर जॉनरा को, हमारी तो कोशिश होती है कि जितने भी एथलीट्स अपनी चोजन फील्ड्स में काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको यकीनन उनकी मेहनत को वो सपोर्ट, वो ताउन ज़रूर मिले। इकरा, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, फुल बॉडी कॉन्टैक्ट 3rd पोजीशन माशाल्लाह लेके यहाँ से आई हैं। 3 लोगों की टीम गई थी, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त वहाँ पर जब पहुँचे? जिस तरह रज़ा ने कहा कि 22 ममालिक से और भी एथलीट्स वहाँ पर मौजूद होंगे। बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मैं अपनी गेम से द फर्स्ट एंड ओनली गर्ल वेंट आउट टू रिप्रेजेंट माय गेम। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी प्राउड। और इकरा, कितने अरसे की तुम्हारी मेहनत है? आप कब से कराटे प्रैक्टिस कर रहे हो? Since 3 years. 3 years, ओके। और ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? क्योंकि आमतौर पर लड़कियों का कराटे में हल्का फुल्का सा इंटरेस्ट होता है जब तक स्कूल लेवल तक होता है। I was very passionate. हाँ। And when I just follow 3 words in my life: dedication, determination and devotion. इन तीनों को फॉलो किया and alhamdulillah now this is my position. लेकिन who was your inspiration? किसने मोटिवेट किया? किसने कहा कि कराटे is something that you can do? हर बंदे का अपना अपना वो है, मतलब अपना अपना स्टेटस है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। दे बोथ सिटिंग विद मी, ये दोनों बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए। मेरे बाबा, सबसे ज़्यादा तो मेरे अब्बा की सपोर्ट थी। अगर वो सपोर्ट ना करते तो आई थिंक आई वुड नॉट बी हियर। उसके बाद हर टीचर्स, ये टीचर्स
स्कूल टीचर्स। यू टेक देम ऑफ कोर्स एज योर टीचर्स। रज़ा, आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन था? मेरे लिए मेरे फादर, जिन्होंने पाकिस्तान में इसकी बुनियाद रखी, इनामुल्लाह खान साहब। उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल इवेंट भी कराए, वर्ल्ड इवेंट पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ करें हम लोग, और उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बने, और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान अपनी उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। तो आप ये जो चैम्पियनशिप जीत के आए हैं, जो आपका गोल्ड मेडल है, डू यू डेडिकेट इट टू योर फादर? जी बिल्कुल, मैं अपनी स्पीच में कह भी सकता हूँ, बिल्कुल मैं उनको ये डेडिकेट करता हूँ। ठीक है, मुझे ये बताइए कि व्हाट्स नेक्स्ट हिदायतुल्लाह साहब? इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें वो कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं होता तो जब थोड़ा बहुत भी मिलता है तो उसकी ज़्यादा कदर होती है। आई नो कि आप लोग चाहते थे कि एक बड़ा कंटिंजेंट पाकिस्तान की तरफ से जाए, 12 खिलाड़ी पहुँचे वहाँ पे, लेकिन अगर 3 जा पाए और इसके बाद आई एम श्योर कि और दूसरे इवेंट्स आ रहे होंगे, एक पूरा कैलेंडर होगा, उसमें अब आपकी कैसी तैयारी है और आप क्या नेक्स्ट हमारा टूर्नामेंट 60 टूर्नामेंट है हमारा, और इसके अलावा फिर एशियन टूर्नामेंट है हमारा, फिर वर्ल्ड टूर्नामेंट इंशाल्लाह। तो काफ़ी इवेंट इंशाल्लाह आने वाले हैं। तो मुझे यही उम्मीद है इंशाल्लाह कि जैसे माशाल्लाह फर्स्ट टाइम, क्योंकि लड़के तो जाते रहते हैं, फीमेल फर्स्ट टाइम गई है। हाँ। और माशाल्लाह और थर्ड पोजीशन ली है। इस तरह हमारी और भी गर्ल्स थी जो बेचारी रह गई, अगर वो भी साथ जाती तो और अच्छी पोजीशन होती। बल्कि हिदायतुल्लाह साहब यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से PSL ने क्रिकेट को एक नई जिंदगी बख्शी है पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा लंबा अरसा हमने ऐसा गुजारा जब होम ग्राउंड पे हम नहीं खेल रहे थे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह यू गो प्लेसेस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू हमारी इनसे जारी रहेगी, आप हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब आपको बताते चलें कि जिस तरह हर खबर पे नज़र होती है, और ख़बरों का ही ज़माना है क्योंकि अब सबने फॉर्मेट चेंज करके ज़रा बात करनी शुरू की है न्यूज़ की, लेटेस्ट अपडेट्स की। तो जो हमारे एक ज़माने में हम कहा जाता था कि सुपरस्टार्स एक सोसाइटी के होते हैं, जो उनके हीरोज़, उनके एक्टर्स, उनके सिंगर्स, वही सेलिब्रिटी स्टेटस हमारे न्यूज़ एंकर्स के पास भी है। और अब तो हमें इनकी कदर कीमत ज़्यादा होने लगी है, खुसूसन जो पिछला एक हफ़्ता गुजरा है। और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा हमें एंटरटेन रखा, क्योंकि कई बातें हमें बड़ी मज़ेदार भी उनकी लगी, कभी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी, और जो मेरे ख्याल में एंटरटेनमेंट वैल्यू थी वो पूरी थी। अभी हम थोड़ी देर पहले जब ऑफलाइन बात कर रहे थे तो लोगों ने यही कहा कि हमें अपने की कदर इसी तरह होती है कि जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं और दिन रात जो आप बुराई करते रहते हैं मीडिया की या न्यूज़ की, यू रियलाइज़ कि कितनी समझदारी के साथ हमारे मीडिया पर्सनालिटीज़ काम करती हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे आज के मेहमानों से इंट्रोड्यूस करते हैं। दे आर 2 वेरी प्रोमिनेंट न्यूज़ एंकर्स, माशाल्लाह दोनों का ही बहुत सालों का तजुर्बा है, बहुत सारी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ इनके तवस्सुत से आप तक पहुँची, और आज क्या सूरत हाल है और इस वक्त की जो सिचुएशन है उस पर भी इनका तज्जिया लेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ के भी बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मसूद रज़ा एंड ज़ुहैब हसन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों जब भी मैं न्यूज़ एंकर से बात करती हूँ मुझे शहजाद रॉय का वो गाना याद आ जाता है। उसके अंदर वो कुछ बोल इसी तरह कहते हैं ना, एक नौकरी मुझे मिली है, रोज़ टीवी पे आऊँगा, 9 बजे मैं खबरें सुनाऊँगा। आप लोगों का कभी ये एम्बिशन था या ये अचानक से हादसाती तौर पे हो गया? नहीं, मेरा तो नहीं था। मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था जी, और मेरा शौक था कि मैं किसी हाई प्रेशर प्लांट पे काम करूँगा, कोई फर्टिलाइजर, कोई। लेकिन क्या डिबेट्स का शौक था मसूद? हाँ, डिबेट्स का। अक्सर जो डिबेटर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स होते हैं ना, उनमें ये मीडिया वाले जरासीम होते हैं। तो आपका कैसा? मेरा भी ऐसे ही था, कुछ था भी कुछ नहीं भी था। जैसे आपने कहा ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में, कॉलेज में, सबसे आगे आगे ज़ुहैब हसन मतलब होता था हर जगह ना, कि टैबलोज हो रहे हैं तो उसमें मेन लीड और ये वो सारी चीज़ें। तो वहीं से कुछ हुआ, और फिर मेरे फादर क्योंकि वकील हैं तो सियासत में भी ज़ाहिर रहे हैं कुछ अर्सा, तो उनसे एक सोबत उनकी ऐसी मिली कि ज़रा इस तरफ मेरा रुझान ज़्यादा। शुरू में जैसे मुश्किल होता है, कई लोग कहते हैं कि यंगस्टर्स को अगर सियासत में इंटरेस्ट ना हो तो आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं या आपको इंटरेक्ट करना पड़ रहा है एंड यू डोंट रियली नो कि अच्छा ये हैं तो कोई इंपॉर्टेंट शख्स, इनका प्रोटोकॉल भी नज़र आ रहा है, शायद कोई मिनिस्टर हैं। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि somebody took you completely by surprise? हाँ, कभी कभार लोग कहते हैं किसी सीरियल में देखा है आपको, किसी वीडियो में देखा है आपको, तो कभी कभार लोग इस तरह से करते हैं। नहीं, आपके साथ कि अगर कोई आपको लाइव किसी से इंटरेक्ट करना पड़ रहा और आपको उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन याद नहीं आ रहा, बस कहीं प्लेस करना है। असल में वो ऐसा तब होता है जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है कभी, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं, नए आते हैं, कुछ नए चेहरे भी आते हैं,
तो उसमें अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये कौन है, मुशीर है, कुछ सेक्रेटरी तलाश है, ये मेरे साथ अक्सर स्टेट टेलीविजन पे होता था, क्योंकि वहाँ हम ऑपोजिशन वालों को देखते ही नहीं थे, तो कोई ऑपोजिशन से अगर कभी आ जाता तो हम परेशान हो जाते थे यार। अच्छा, वहाँ तज्जियाकार वगैरह भी जरा मुख्तलिफ होते हैं ना, वो मेन स्ट्रीम से थोड़े से हट के चैन की बांसुरी बजा रहे थे, मसूद जरा सुकून का माहौल होता है। लेकिन वो जो उन्होंने बात की ना वो वाली के कहते हैं कि आपको देखा कहीं कुछ देखा, अच्छा वो पहले तो ये समझ रहे होते हैं कि देखा भी है, लेकिन ये नहीं हो सकता ये, यानी दूसरा थॉट जो उनका होता है वो ये होता है कि नहीं अच्छा आप लेकिन वो ये सोचते हैं बैक इन देयर माइंड्स दे आर थिंकिंग कि यार ये वो नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे मौज़ूआत हमारे सामने न्यूज़ के ऐसे होते हैं जिसमें लोग कहते हैं ना कि ओहो ये एंकर का अपना झुकाव एक सर्टन जानिब है, लेकिन जो पिछला एक हफ़्ता गुजरा है, जो जिस किस्म की कशीदगी भारत के साथ रही है, उसमें मेरे ख्याल में कोई भी हम में से राय हमारी बटी हुई नहीं थी। एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि देखें जी ये झूठ का जो पलंदा हम पे लादा जा रहा है, मुसल्लत किया जा रहा है बहैसियत पाकिस्तानी, इसको फ़ाइट बैक करना है। लेकिन हम देखा कि ये फ़ाइट भी बड़े रिस्ट्रेन, बड़ी लॉजिक के साथ हुई। हमने कोई बिलो द बेल्ट वार नहीं किए, हमने कोई जर्नलिस्टिक एथिक्स और वैल्यूज़ को ख़त्म नहीं किया। ये एक चैलेंज था आप लोगों के लिए? बहुत आसान था। आसान इसलिए था कि एक तो हम झूठ पे नहीं थे, हमें पता था कि वहाँ से क्या हो रहा है। मोदी का एक एजेंडा था, उसने उस इलेक्शन जीतने के लिए उसने एक ड्रामा रचाया, और अब तो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि पुलवामा अटैक कैसे हुआ, इससे पहले उड़ी के हवाले से ही बातें आ रही हैं। तो हमें ये पता था कि नहीं, हम जो कह रहे हैं ठीक। फिर सरकारी सतह पर हमारी मुसल्लह अफवाज की तरफ से जो तर्जुमानी हो रही थी वो सरकारी सतह से हमें क्लियर था कि हमने करना क्या है, हमें जंग की तरफ नहीं जाना। लेकिन एक होता है ना कि पर्सनली जो आप जब उनकी रिपोर्ट देख रहे होते हैं, मैं तो अगर लोगों ने बल्कि ये कहा भी कि अगर आपका आजकल ब्लड प्रेशर लो है, 5 मिनट के लिए कोई इंडियन चैनल लगा लीजिए, सब मामला बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आई वुड वॉच इट एंड आई वुड गेट एंग्री। वो एंगर को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है? वो इतना मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वहाँ से जो बातें आ रही थी उसका कोई लॉजिकल वो लॉजिकल बातें थी ना, उसका कोई जवाब ऐसे बनता था। लेकिन मैं वो जो आपने बात की ना, मैं ये समझता हूँ कि एक सहाफ़ी का टिल्ट होना लाजमी है। यानी वो कहते हैं ना कि आप न्यूट्रल रह के बात करें, न्यूट्रल रह के कभी बात नहीं हो सकती। सही। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक सहाफ़ी एक एनालिस्ट भी होगा, तभी वो सहाफ़ी होगा। मेरा ये मानना है, यानी मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक है, मेरी लीनिंग्स है और मेरा झुकाव एक तरफ है। अब जैसे मेरा ऑब्वियसली जब मैं एक सहाफ़ी को देखता हूँ, उसकी डेफिनेशन वो ये है कि जब उसके मुल्की मफाद कहीं आता है ना, तो मुल्की मफाद पे उसकी सारी चीज़ें, सारे वेरिएबल्स जो है वो हेल्ड इन अबेयंस हो जाते हैं। यानी वो फिर अपने मुल्की मफाद को मुकद्दम रखता है और उसके बाद अपनी सहाफ़त वो दिखाता है। तो मेरा सहाफ़ी का एक यही मानना है कि एक चीज़ जो हम कहते हैं कि बिल्कुल सही आपने कहा कि ये तो इंसानी फितरत है कि आपका कहीं ना कहीं झुकाव ज़्यादा होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब न्यूट्रल रहने की बात की जाती है, इसको मैं ऐसे अखज़ करती हूँ कि आप एटलीस्ट जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपसे मिलता जुलता नहीं है, जो आपका मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी एटलीस्ट लोगों के सामने रखें और वक्त दें। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच थी जो इंडिया में बिल्कुल ही हमें नज़र आया कि नहीं थी। लेकिन द वे दे वर लाउड, द वे आपको सबसे ज्यादा मज़हका खेज इस पूरे प्रोपेगेंडा में क्या लगा मसूद? अगर आप बहुत सारी चीजें थी, रोजाना ही कुछ ना कुछ हंसने हंसाने का सामान था। हाँ। सबसे मजे का लगा जब उनकी एक एंकर ने ध्यान से देखे वो भी नहीं ना, सनसनी नहीं, बाहुबली आए पाकिस्तान में, एंजल दिखाया। हाँ। और ये कहा कि ये F-16 का एंजल है, और सामने जो उनका एनालिस्ट बैठा था और उसने कहा नहीं कुछ गलती हुई है आपसे, ये मुझे ऐसा लगा कि वो 2 मिनट के लिए भूल गए कि वो लोग लाइव टेलीविजन पे, बिकॉज एनालिस्ट ने भी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना खरा तज्जिया करके, जैसे कोई अपनी प्रेजेंटेशन हो रही है, ये नहीं, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, यानी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और ये बहुत ज्यादा कूल बैठा था। आप ये बात ये आप ये थोड़ा गलती हो रही है, ये मिक का इंजन है ये। हाँ। अच्छा, राहुल खानवाल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनसे मेरी मुलाकात डेवोस में हुई। ही इज अ वेरी काम पर्सन। मुझे लगता है कि उनको भी अपनी पर्सनालिटी के मुखालिफ जाके कहा गया कि नहीं, यू हैव टू बी एनर्जेटिक, क्योंकि अगर आपको याद हो, ही वाज द सेम वन जिन्होंने बिलावल भुट्टो का डेवोस में इंटरव्यू किया था, एंड ही वाज वेरी ही गेव हिम स्पीकिंग टाइम। लेकिन भाई कभी कभार जज्बातियत जरा ऊपर चली जाती है। साफ पता चल रहा था कि
इंडियन मीडिया एजेंडा बिहाइंड इट, हाँ एग्जैक्टली। और वो लोग जो नहीं करना चाहते ये चीजें, उनको भी करनी पड़ रही थी। जबरदस्ती एक रविश चल जाती है। आप गेस्ट को कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं, अगर आप बात, ये कौन सा, ये हमने तो आज तक इसी की तरह आप अगर एनडीटीवी को देखें तो एनडीटीवी आपको जरा मुख्तलिफ नजर आ रहा था। अच्छा, कुछ लोगों ने एज अ बतौर मजाक भी ये कहा, ज़ोहेब अगर अभिनंदन को हमने वापस किया है, उनके जो विंग कमांडर थे, जो प्रिजनर ऑफ वॉर यहाँ पे मौजूद थे, अगर उनके बजाय यहाँ पे अर्नब गोस्वामी को अदला बदली हो जाती है और वो हमें दे दिए जाते तो पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल होता? नहीं, हम कहते हैं भाई खुदा के वास्ते यार ये इसको ना दो हम कहते हैं ये भी ले जाओ और वो भी ले जाओ। नहीं, कभी आप सोचते हैं कि अर्नब गोस्वामी क्या खाते होंगे, क्या उनके उनका एवरीडे पर्सोना क्या होगा? हम उनको सिर्फ टेलीविजन पे चीखता चिल्लाता देखते हैं। उनका नाम आते जो चीज जहन में आती है ना, उसका नाम भी नहीं ले सकता। अच्छा, एक इससे खराबी क्या हो रही है कि वो वहाँ पॉपुलर है, जाहिर है लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों पसंद कर रहे हैं वहाँ के लोग। अब इससे हो ये रहा है, जो दीगर एंकर्स हैं, ये भी मैंने देखा कुछ चैनल्स के उनसे इंस्पायर होके उन्हीं की रविश पे चल रहे। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है, यानी कि आप देखें ना कि ऐसी रिवायात आप डाल रहे हैं जी कि आपका तो मीडिया बिल्कुल ही, कौन उसको एक्नॉलेज करेगा दुनिया भर में ऐसे मीडिया को? ये चीज़ अच्छी हो गई कि अब पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि हमारा मीडिया खासा मैच्योर है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ मसूद इसमें लगी कि 2019 का इंटरनेशनल मीडिया कितना मुख्तलिफ है। अब आप झूठ बोलकर या एक प्रोपेगेंडा मशीनरी को अपनी एक्टिवेट कर कर यू कैन मेक इट लास्ट। लोगों ने यही कहा कि अभी तो पुलवामा अटैक हुआ था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसे कहा कि जिस दिन हम विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापस भेज रहे थे, उस दिन उनका वो डोसियर पहुँचा है जिसके अंदर अपनी तरफ से उन्होंने शवाहिद पाकिस्तान को प्रेजेंट किए हैं कि वो समझते हैं कि पुलवामा अटैक में कुछ बॉर्डर की इस तरफ से लोग मुलव्विस थे। आप खुद देखिए कि उससे पहले एयर स्ट्राइक कर लेना, उससे पहले जो मीडिया के थ्रू जो दोनों मुल्कों के रवाबित हैं उसमें इतनी ज़्यादा कशीदगी पैदा कर देना कि अब वो डोसियर किसी काम का नहीं रह जाता। वजह भी है वैसे अपसेट होना, वजह भी है जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया है वो थोड़े और ज़्यादा परेशान हो। मेरे ख्याल में मीडिया को ये जान लेना चाहिए कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया में और डिजिटल मीडिया में सिर्फ एक फ़र्क है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ SOPs हैं जिसकी वजह से देखने वाला ये एतमाद करता है कि ये खबर सच्ची खबर हो। सही। और सोशल मीडिया पर थोड़ा सा डाउट रह जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो डाउट की हम बात कर रहे थे, एक चीज़ में डाउट नहीं होता, हालांकि मैं इसको बड़ा डिफेंड करती थी। हम बार बार कहते थे कि जी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चलती हैं और बिल्कुल हम बिल्कुल उसी स्पेस पे काम करते हैं जैसे आदमी काम करते हैं। लेकिन आज मेरे साथ थोड़ा सा ये डिस्प्रूफ हो गया, बिकॉज ज़ुहैब के साथ और मसूद के साथ दोनों की अहलिया भी यहाँ पे आई हुई हैं और दोनों ज़रा तैयार हो रही हैं, इसलिए वो हमारे साथ पहले हाफ में नहीं थी। एक ब्रेक लेते हैं, उनको भी शामिल करेंगे इस गुफ्तगू में। आज ख़वातीन ने ना थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, इस पर भी बात करते हैं ये तो काफ़ी दिलजली बैठे हैं, इनसे भी इस बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब हमारे जो आज के मेहमान हैं मसूद और ज़ुहैब, उनके बेटर हाफ्स ने हमें ज्वाइन किया है। अब तो ये गुफ्तगू के बाद पता चलेगा कि ये बेटर है या बिटर है, लेकिन अभी तक तो मामला ज़रा अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। हमारे साथ मौजूद है मिसेस मसूद यानी मीनाब और मिसेस ज़ुहैब यानी सहरिश। सहरिश को तो हम जानते टेलीविज़न पर पहले भी देखते रहे हैं, मीनाब ने भी थोड़ा बहुत टेलीविज़न पर काम शुरू ही किया था कि फिर मसूद मिल गए और फिर वो नहीं होता, हम जैसे कहते हैं बड़ा मज़ा आ रहा था फिर पुप्पो आ गई। तो मसूद आप क्यों पुप्पो बने? एक तो पुप्पो को बड़ा बदनाम किया है। पुप्पो जितना प्यार करती है ना, इतना प्यार शायद कोई भी नहीं। आपकी कितनी पुप्पो हैं? मेरी 2 पुप्पो, एक तभी आप अच्छा नहीं, वैसे वाकई तमाम ही रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं और यकीनन आप हम सबसे प्यार करते हैं, बट एक इस्तिलाह के तौर पे इस्तेमाल होता है। मीना, आप तो पहले शादी से पहले यू हैड जस्ट जॉइन मीडिया? बस कुछ टाइम ही हुआ था। अच्छा। और थोड़ा बहुत काम किया था, स्टार्ट था, तो बस तो मुझसे मुलाकात काफ़ी अरसे से मीडिया से मुंसलिक हैं, तो आपने इनको देखा हुआ था टेलीविज़न पे? कभी पसंदीदगी पहले से थी या इन पर्सन जब मिले उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छा? पसंद पहले से ही थे, हाँ,
लेकिन मेले तो और अच्छे लगे। अच्छा। मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं था पसंदीदी का? हाँ, मीडिया से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था कि उससे भी पुरानी बात है। कैसे कैसे मुलाकात हुई थी आप दोनों की? हाँ, देखो वो लोग अपनी स्टोरी अलाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा यार ये सवाल हमारे पास भी आएगा, पेपर क्योंकि आउट हो गया, तो बता दो कब मिले थे, क्या बताना क्या नहीं बताना। ठीक है। हाँ मसूद, आप लोग टाइम ले लें, बिल्कुल अपनी अलाइन कर लें। ये नीलाम घर चल रहा है, पसंद ना पसंद एक दूसरे की जान लो, फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट मूवी कौन सी है। मेरा ख्याल है ये तो पता होता ही, ये तो पता ही होता है। ये तो अलाइन करके आप लोगों ने गाड़ी में ये देखें, ये होता है सीनियर का। नहीं इसको पहले बता दें क्या आ सकते हैं सवाल। देखिए हमें पाकिस्तान, हमें झूठ नहीं बोलना पड़ता। बिल्कुल सही है। वाह, जवाबी हमला वहाँ से आने वाला है। ज़ैद कोई जवाबी हमला या आपके पास भी आज राफेल नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाई नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट है भाई मसूद साहब। क्या बात है? आपके पास राफेल नहीं है, आप वरना जवाबी कार्रवाई कर लेते हैं। F-16 इस्तेमाल हो गया। F-16 इस्तेमाल करें। हाँ जी। असल में हम अमन चाहते हैं खित्ते में। जी। इसलिए हम रिटेलिएट भी नहीं करते। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर देते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इजाज बात कर रहा हूँ, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी। सदा मुझे ऐसे फील होता है कि मैच्योरिटी की कमी है एंकर्स के अंदर। ये जो मसला है ना, रिसर्च वर्क ना करना, सिर्फ बीच वालों का रोल करना, उस साइड पे तो अखीरी कर दी है। अपने यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। आप माशाल्लाह अच्छा है, थोड़ा सा आप वर्कआउट करती हैं अपनी फीलिंग्स को, उसके अलावा वो एक अलग चीज है, मगर ये है कि आप फिर भी करती है। एंकर्स को ये है प्रॉब्लम, अभी हमारे यहाँ बहुत मैच्योरिटी की जरूरत है। यहाँ पे तो मतलब लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है इन प्रोग्राम से। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जिन मसाइल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, देखें आई थिंक प्राइवेट मीडिया इज़ वेरी न्यू इन बोथ द कंट्री। सेंसेशनलिज्म भी है, फिर रेटिंग्स भी आ गई। कई दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि अपने लोकल मीडिया की भी कई रिपोर्ट्स हमें पसंद नहीं आती, लेकिन आज जिस तनाजुर में बात की जा रही है वो खुसूसन पाकिस्तान भारत की कशीदगी है जो कि पुलवामा अटैक के बाद हुई। बट कमिंग टू सम पर्सनल क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे, कैसे मुलाकात हुई थी मसूद आप दोनों की? मुझे जो पहली जो मुलाकात थी वो मुझे याद नहीं थी, इनको याद थी। अच्छा। मैं ऑफिस जा रहा था या आ रहा था, तो मैंने गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनके साथ मैं क्रिकेट खेलने लगा। हाँ। तो ये आ गई थी बीच में साइकिल चला के। बॉल तो नहीं मार दी थी? बहुत पुरानी बात है। और मैंने कहा चलो अभी की बात की। फिर उन्होंने उसी दिन सोच लिया था ऐसा इंतकाम होगा, इस हटाने का बदला तो लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये होती है जवाबी कार्रवाई। इनके घर इन्होंने छक्का मारा था, इनके घर की खिड़की पे लगा था। वो तो काफी रोमांटिक होता है। फिर उसके बाद ही लाके बॉल वापस करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा था कि मैंने हटने को कहा था। आप दोनों की पहली मुलाकात, आप तो यू यूज्ड टू वर्क टुगेदर। और इस साइड पे खड़े हम दोनों की मुलाकात समा में हुई। अच्छा। आई थिंक 2013 और अगस्त था। और उसके बाद हालांकि हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे, तकरीबन 8 मंथ्स हो चुके थे। एक ही साथ ये स्क्रीन भी शेयर करते थे? एक तो हम दोनों न्यूज़ एंकर्स, बोथ न्यूज़ एंकर्स। तो हम दोनों को बिल्कुल नहीं पता था कि हम दोनों की आपस में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हमारी शादी भी हो जाएगी। तो तकरीबन 8 महीने तो बिल्कुल पता नहीं था। अच्छा, जब आप स्क्रीन टाइम शेयर कर रहे होते हैं, जब एक बुलेटिन साथ कर रहे होते हैं कि यू आर द मेल एंड फीमेल एंकर टुगेदर, उसमें तो हमने देखा है कि काफी खींचातानी भी होती है। तो मेरा सवाल शादी के बाद हमने नहीं मेरी ये थी, तो पहले होता था लेकिन तब तक ये पता नहीं था। मैं हमेशा से, मेरे साथ ये नहीं होता कभी भी। हाँ। अगर मेरी को एंकर अगर ज्यादा बोलना चाह रही है तो वो मैं कहता हूँ कि ठीक है आप बोलें, जितना बोलना है करें। हाँ मेहनत करें, आप बोलें। और ये भी है कि ये बहुत चला के जब कहते हैं पैसे तो उतने मिलने आप कर लें। मैंने ट्रेंड ये है कि एक सवाल होगा। हाँ। अक्सर आपने सुना होगा एक सवाल करेंगे जी। मैं कहता हूँ यार ये कोई मतलब हम क्या कोई चीज मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एक तुम्हारा एक तुम्हारा एक तुम्हारा। अभी मैंने सवाल किया, हो सकता है मेरा रीबटल हो उसमें। अरे भाई जंगें छिड़ जाती हैं इस बात पे, तो मैंने देखा है वो बेचारा प्रोड्यूसर बीच बचाव ही कराता है। अच्छा अब तुम सवाल करो। अच्छा अपने एक्सप्रेशन सही रखो। अच्छा नहीं सब सही है, बहुत अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे। लेकिन मैं तो को एंकर को कह देता हूँ, जितनी भी को एंकर्स हैं वो बड़ी कंफर्टेबल भी है मेरे साथ। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप 3 कर लें, मैं कर लूँ, मैं कभी 3 कर लूँ। सवाल की नौयत पे डिपेंड करता है कि मैंने सवाल किया। खुद ही तुमने बॉल करा दी ये वाली, तो मुझे पूछना पड़ेगा। सरिश ये जो कह रहे हैं सारी को एंकर्स बहुत कंफर्टेबल हैं, आप कितनी कंफर्टेबल हैं उनको एंकर से? ये तो मैं ना स्क्रीन पे पता प्रोफेशनल लाइफ अंदाजा लगाती हूँ। आज तुम बहुत मुस्कुरा रहे थे, मैं देख रही थी बुलेटिन के दौरान तुम बहुत मुस्कुरा रहे थे। देखिए ये होता है शादी के बाद ना, आपकी एक
हरकत हो सकना होता है। वैसे मैं नाज़रीन भी सुन रहा हूँ, होता यही है कि आप चाहे एक फील्ड के हों, एक दूसरे को बॉस समझते हो, एक दूसरे की फील्ड के तकाजे समझते हो, लेकिन वो जो एक खवातीन का एक खासा है, हाँ, वो हमेशा रहता है। लेकिन एटलीस्ट मैं कहती हूँ कि न्यूज़ एंकर्स और जो मीडिया के लोग हैं ना, उनके अंदर, उनके लिए ये बेहतरी ज़रूर होती है कि ज़रा सा भी आपको शक होने लगे या आपके जहन में कोई नेगेटिव थॉट आया, फौरन टीवी लगाएं और देख लें। एटलीस्ट आपकी आंखों के सामने तो है ना, ये बात है वैसे, है ना? बिल्कुल। और मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि ब्रेक के बाद जब जैसे दोनों एंकर्स आते हैं ऑन स्क्रीन दोबारा, तो मैं एक्सप्रेशन नोट करती हूँ, मुझे ये गपशप हो रही है क्योंकि मुझे अंदाजा है ना कि वो बाजू का भी होता है कि न्यूज़ चल रही होती है देख लो, और फुटेजेस चल रही होती है, पेपर पे लिख के कन्वर्सेशन हो रही होती है आपस में। मैं सामने देख लेती हूँ कि पेन रखा हुआ या नहीं रखा हुआ, क्या बात हो रही है, रोजाना का एक्सप्रेशन। क्या बात होती है, उसके बाद ये भी होता है कि दोनों क्या देखो फाड़ देना, इसको फेंक दो यार। अच्छा, अब तो माशाल्लाह अब प्रोग्राम कर रहे हैं एंड यू नो फुल फ्लेज्ड इनटू करंट अफेयर्स, और उसमें जाहिर सी बात है आपका उठना बैठना, एक तो फील्ड रिपोर्टिंग बढ़ जाती है एंड देन यू हैव टू सिट विद यू नो पॉलिटिशियन, सियासतदान, खबरों की तलाश में आप लोग रहते हैं। इससे फैमिली लाइफ इफेक्ट होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी उनसे भी पूछ लें। नहीं होती, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, मैं सबसे पहले देखता हूँ अपनी फैमिली को, पहले फैमिली और फिर काम। और जो काम करता हूँ, हाँ, इनको ये पता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो वो इनको अंदाज़ा है, मगर मेरा मैक्सिमम टाइम फैमिली के साथ। सही। तो इसमें आपको कभी फैमिली लाइफ को, अच्छा अभी ब्रेक पे जाना हमें पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये भी पूछेंगे, बिकॉज हमारे पास दोनों कपल्स में जो थोड़ा सा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि मीनाब एट दिस पॉइंट इन टाइम शी इज़ अ कम्प्लीटली यू नो होम बाउंड पर्सन, शी इज़ अ होम मेकर, यू हैव अ चाइल्ड एज वेल, तो बच्चा छोटा है तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। सहरिश और ज़ुहैब दोनों इस वक्त दे एक्टिवली वर्किंग, इससे फैमिली लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, खुसूसन इन अ फील्ड लाइक मीडिया? इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ब्रेक पे हम ज़रा अंदर की बातें कर रहे थे, ज़रा जानने की कोशिश कर रहे थे कि होता क्या है जब अपडेट्स जाएं सोशल मीडिया की मसूद या ज़ुहैब की तरफ से, तो रिएक्शन आता है, नहीं आता, या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि जवाबी हमला ज़रूर होगा, जगह और वक्त का तयन हम खुद करेंगे, पाकिस्तान करेगा। सहरिश, कभी हुआ है, कभी यानी रिस्पॉन्स क्या आता है? यानी माशाल्लाह ज़ुहैब की पॉपुलैरिटी भी है, और ब्रेक पे हम जैसे बात कर रहे थे कि क्या एक ज़माने में कहते थे ना कि सेलेब्स अगर हो, उनकी शादी हो जाती है तो पॉपुलैरिटी में कमी आती है। आज 2019 में क्या डिफरेंस आता है? लोग ज़्यादा आपकी तरफ माइल होते हैं या वाकई पॉपुलैरिटी कम हो जाती है? ये तो आपको पता है कि सोशल मीडिया अब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। सही। कॉलेजेस में गर्ल्स, और वो ऑब्वियसली फैंटेसीज होती हैं, कुछ लड़कियां की सोचती हैं कि मुझे भी न्यूज़ एंकर बनना है, फिर वो उनकी फॉलोइंग होती है, इंस्पायर होती हैं, तो फिर वो सोशल मीडिया पे फॉलो करती हैं आपको। अब जहाँ तक मेरा अंदाजा है, शादी के बाद आई थिंक सो फॉलोइंग उतनी रहती नहीं है, लेकिन अगर एक जनरल फॉलोइंग की बात की जाए, अगर एक मतलब आप एक न्यूज़ एंकर हैं और आपका पढ़ने का तरीका या आपका नॉलेज, आपका कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो उसकी फॉलोइंग होनी चाहिए, वो होती भी है। वो तो दूसरी फॉलोइंग है ना, दूसरी वाली फॉलोइंग जो कि मेरा ख्याल है शादी के बाद कम होनी चाहिए। मुझे मर्द हजरात से शिकायत नहीं है उतनी जितनी मुझे खवातीन से है। जब वो ये जानती हैं कि ये मैरिड है, इसके बच्चे हैं, इसकी फैमिली लाइफ है, वो उसके बावजूद फॉलो भी करेंगी और फिर वो टाइम भी नहीं देखेंगी कि मैंने किस वक्त हम बात कर रहे थे ब्रेक में, ये वो होती है ना पापा की प्रिंसेस ज़ारा, जिसका असली नाम भी नहीं होता, और कोई ऐश्वर्या की या प्रियंका की तस्वीर लगाई भी होती है, लेकिन फसादी वो बला की होती है क्योंकि उसकी वजह से घर में काफी दंगा फसाद हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन मैं अक्सर मेरी ज़ुहैब से इस बात पर लगी, तुमने इसकी रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट की है? हाँ। इस तरह फॉलोइंग बढ़ती है, बेवकूफ, इससे फॉलोइंग बढ़ती है। मैंने कहा ये बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है, फिर मैसेजेस भी आएंगे। हाँ। और फिर जब मैसेजेस आएंगे इनबॉक्स पे कभी वैसे छापा या खुद देखती हो जाके? चलो पीएसएल की बात करते हैं। हाँ भाई, पीएसएल आज अबू धाबी में होने वाला है, चले उसकी बात भी कर लेते हैं। सहरिश, कभी देखा है जाके खुद? अच्छा, वैसे तो कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए, सही, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइवेट स्पेस थोड़ी देनी चाहिए, लेकिन आजकल माहौल बहुत खराब हो चुका है, आजकल दुनिया की रविश बड़ी खराब है, तो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। मसूद, आप लेकिन तो भारतीय मीडिया, ये भारतीय मीडिया बन गई है। भारतीय नहीं, देखें वो उसने ये थोड़ी कहा है कि हमला हो चुका है, चेक एंड बैलेंस रखना। बात इतनी सी है और बात को
इतना बढ़ा दिया गया। मसूद आप क्या कहते हैं, आप कैसे नहीं देखना नहीं चाहिए जाके? नहीं, मैं समझता हूँ कि सोशल लाइफ को और फैमिली लाइफ को बिल्कुल अलग अलग देखना चाहिए। सोशल लाइफ के तकाजे कुछ और होते हैं और फैमिली लाइफ के तकाजे कुछ और होते हैं, और एक दूसरे के आप मोबाइल को देखेंगे, लैपटॉप में जाएंगे, ईमेल्स में जाएंगे, तो ये तो फिर फसाद होना ही होना है। फसाद होना ही। आप ऐसे काम क्यों करते हैं? फील्ड ऐसी है कि इसमें सोशल मीडिया या सोशल लाइफ आपकी होती ही है, हम अवॉइड नहीं कर सकते। इवन यानी अगर कोई वाकया हुआ, इवेंट हुआ है, तो हम उस पर ट्विटर पे भी उसके बारे में कुछ लिखेंगे, फेसबुक पे भी लिखेंगे, और उस पर कमेंट्स भी आएंगे, हर तरह के कमेंट आएंगे। ये तो जेन्युइन चीज है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होती। जब आप कुछ खिटपिट थोड़ी सी देखेंगे तो फिर ही आप उसको बाद में चेक एंड बैलेंस रखेंगे, अदरवाइज आप स्पेस देंगे। अच्छा, आई डू आल्सो वांट टू नो, क्योंकि दोनों हस्बैंड्स और सैरिश आपके केस में, यू आर आल्सो वेल, आप लोग पब्लिक फिगर्स हैं, तो जब आप लोगों की शादी हुई तो होता है ना, हमारे यहाँ एक जेन्युइन लोग जो आपको जानते भी नहीं है, जनरल पब्लिक, उनका एक रिएक्शन होता है। शादी की तस्वीरों को स्क्रूटनाइज करेंगे, लड़की की काद, कट, रंगत, उसने कैसे कपड़े पहने थे, वो कितनी प्यारी लग रही थी या नहीं लग रही थी, उस पर एक अपना माहिराना तज्जिया पेश करेंगे। ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक था, इतना पब्लिक अटेंशन? नहीं, प्रॉब्लमेटिक नहीं था, हम एंजॉय किया था, हमने एंजॉय किया था, कमेंट्स और अच्छे ही कमेंट्स आए थे। वैसे एक चीज़ मैं बताऊं, जितने भी कमेंट्स आते हैं, ख़राब कमेंट्स बहुत कम, उसमें से अगर आप परसेंटेज देखें, लोग आपके अच्छे ही कमेंट्स आते हैं आपके लिए, आपकी तारीफ करते हैं अगर अच्छा काम करते हैं। मैंने तो ये अभी तक कोई बहुत फनी कोई बात याद रही हो, कोई बड़ा यूनिक सी किसी ने बात की हो, सैरिश या सुहेब, मसूद? कुछ फैंस होते हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा आपको इस हद तक फॉलो करते हैं कि आपके रिश्तेदारों को भी वो उनसे भी मैसेजेस पे बात करते हैं कि मेरी बात करा दें। हाँ। और आपके एक पिक्चर पे आपकी जो है वो एक कमेंट नहीं, वो एक स्ट्रीम ऑफ कमेंट्स, स्टिकर डाल के जा रहे हैं। इस तरह के कुछ फैंस होते हैं। अच्छा, कभी कभार वैसे क्रीप आउट करता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे कभी कोई शो के बाद कोई मैसेज करे, ओके आज आपने वही जूते पहने थे जो आपने 2 दिन पहले पहने थे, तो वो आपको कहते हैं ओ माय गॉड, ये कितनी माइन्यूट डिटेल्स में जा रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया तो चले, मैं उसको अहमियत नहीं देता ज़्यादा, मगर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपका फ़ोन नंबर तलाश करते हैं। हाँ। और फिर आप ऑफिस पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जी MCR में या PCR में या डेस्क पर मुसलसल फ़ोन आ रहा है, रिसेप्शन पे फ़ोन आ रहा है, तो वो, और फिर कहीं से उनको नंबर मिल भी जाता है, और फिर आप एक ब्लॉक करें तो फिर दूसरे से आता है, फिर तीसरे से आता है, वो बड़ी न्यूसेंस है, एक न्यूसेंस है। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जब आप फैमिली टाइम, आपने कहा ना कि एक अलग अलग कर दें, लेकिन आप कभी पब्लिक स्पेसेस में निकलें, अगर आप किसी मॉल में हैं, किसी रेस्टोरेंट में हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि पर्सनल स्पेस को लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन वो आपने चाइनीज़ ऑर्डर किया, आपका सूप आया ही है और आप अभी उसको पीने ही लगे हैं। एक और चीज़ में प्रॉब्लम ये होती है कि आप कभी निकल रहे होते हैं, कभी आपका दिल चाहता है कि तैयार होकर ना जाए। अच्छा, ठीक है ना, बड़ा रिलैक्स रिलैक्स। तो हाँ, हमारे साथ ये होता है कि हम वैसे नहीं निकल सकते। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा हम जहन में सोच रहे होते हैं कि अगर किसी ने पहचाना तो कितना अजीब सा लगेगा। ठीक है, कभी आप निकलना बॉदर ही नहीं करती। सुहेब हमेशा तैयार होंगे और मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी थी, मैं जो पहना है मैंने पहना हुआ है। हाँ। सुहेब साहब के जनाब बाल बन रहे हैं और फिर उसके बाद वो जीन्स में मैच नहीं कर रही कुछ। और आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? मैं तो निकल जाती हूँ ऐसे ही। नहीं, आपको ये अटेंशन अगर जैसे मसूद के साथ अगर कोई उनको रिमार्क्स इस तरह के आ रहे हों कि भाई आप टीवी पे तो बहुत मुख्तलिफ लगते हैं, रियल लाइफ में बहुत मुख्तलिफ, उस वक्त आपके क्या रिएक्शंस होते हैं? अच्छा, अक्सर लोग यही कहते हैं इनको कि आपको देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं आप बहुत गुस्से वाले होंगे, तो आपको देखकर बात नहीं की जाती। इनफैक्ट मुझसे नहीं की जाती थी बात। अच्छा, मुझे भी रहता था इनका रोब मुझसे नहीं की जाती। और अब सिचुएशन काफी पलट गई है जासरीन, अब आपसे नहीं बात की जाती। वैसे रोब किसका है मसूद ज्यादा? इनका है। इनका है। अच्छा, नाराज हो जाए तो सॉरी कौन पहले बोलता है? मैं बोलता हूँ। आप लोगों के केस में आप लोग सोच रहे हैं? मैं बोल देता हूँ, मैं कह रही हूँ इतना बड़ा झूठ वो भी ऑन स्क्रीन। सैरिश नहीं बोलता सॉरी। तुम बता दो फिर सच क्या है। सच तुम बता दो। थोड़ी सी आदत है कि ये थोड़ी सी जरा अपने मौके पर डटे रहने वाले जो अफराद होते हैं ना, उनमें इनका शुमार। अच्छा, और हालांकि हर इंडिया वाली सूरत हाल ना कि हर जो एविडेंस है वो आपके खिलाफ जा रहा है, भांडा फूट चुका है, लेकिन फिर भी डिफेंस लाइन अपनी वो बरकरार रखी है। असल में जिरा करने की एक आदत सी बन गई है। हाँ, मतलब एक तो मुझे सोबत भी इस तरह की मिली, जैसे मैंने कहा कि मेरे फादर वकील हैं, और फिर चीज़ों के बारे में सोचने में वो एक आदत बन गई है। सही।
लेकिन अगर आप दोनों से ये पूछूं कि जैसे अक्सर मियाँ बीवी में जब अगर नोक-झोंक होती है तो अगले का प्रोफेशन ज़रूर उसमें रगड़ा जाता है। तो जैसे डॉक्टर है तो ये ना समझो कि मैं तुम्हारे मरीज़ की तरह तुम्हारी जवाब सुनता रहूँगी, या फिर कोई CEO है, तुम्हारा बोर्ड रूम नहीं है। आप लोगों के बीच में कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारा शो नहीं चल रहा कि तुम ही बोलती रहो और मैं सुनता रहूँ? तो बन जाते हैं सहाफ़ी, हाँ, पक्के वाले। अच्छा, हाँ, मतलब ये अपनी बात को इस तरह से इस एंगल में ले जाके समझाते हैं ना कि मैं कहती हूँ वाकई आपके आगे मैं हार गई। मैं समझाता हूँ, सिर्फ समझाता हूँ और इनको कायल होना पड़ता है। सही। जब कायल हो जाती है ना फिर ये मुझे नहीं, ये जबरदस्ती, मतलब ये नहीं, ये और ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा, तो मैं उलझ जाती हूँ कि वाकई आप सही वाले सहाफ़ी हैं। मैं मान गई, छोड़ दे। आपने इतना बात को घुमा दिया और बिल्कुल सीधी है ये जलेबी की तरह बात। ये हमेशा मान जाती है। एंगल्स इतने निकल आते हैं कि बंदा फिर ये सोचता है कि हर एंगल पे डिस्कशन की जाए, बेहतर है कि इसको यहीं पे क्लोज कर दिया जाए। ये नाजरीन आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। लेकिन आप दोनों से अगर पूछा जाए कि ये तो चलें हंसी मजाक की बात थी, एक दूसरे की कौन सी एक क्वालिटी जो आप कहें कि भाई दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस पर्सन यूनिक, और अगर मैं कहूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा जो बात पसंद है वो यही बात है, तो आप क्या कहेंगे मसूद? मीनाब के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि मीनाब ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए ना तो ना कहा, और एक बात जो मुझे अच्छी भी नहीं लगती, ये भी डिमांडिंग ही नहीं होती। तो इस बात पे तो रूहान से होने वाली क्या बात है? मैं कहता हूँ ज़्यादा उदास होने वाली क्या बात है? आप फरमाइशें करना शुरू कर देना। ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो मैं फरमाइश करूं, मतलब ये हर चीज पूरी कर देते हैं। जबरदस्त, बिन मांगी पूरी हो जाती है हर बात। एंड यू नो माशाल्लाह माशाल्लाह यू डू सो वेल एज अ कपल। आप लोगों से भी यही सवाल बिफोर वी वाइंड अप। सैरिश, वन क्वालिटी ऑफ ज़ुहैब दैट यू रियली लाइक? मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, इनको गुस्सा बहुत कम आता है। अच्छा, ये तो मुझे इनकी आदत अच्छी लगती है, वो इसलिए कि वो फिर ये होता है ना कि बार बार ये देखना पड़ता है इसका फिर से मूड ऑफ हो गया, अब फिर से बनाना पड़ेगा। ये हम दोनों के दरमियान ये बहुत कम आता है। काम एंड कूल एंड कलेक्टेड। ज़ुहैब, आपको सैरिश की सबसे अच्छी आदत क्या है? मुझे सैरिश की शी इज़ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। जबरदस्त, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जब आपने कहा ना जब कहाँ से शुरू हुआ समा से, ये चीज़ सबसे पहली चीज़ थी जो अट्रैक्ट की, और अभी तक मुझे इसमें अट्रैक्ट करती है कि ये इसके अंदर वो बात है। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों ये हमारे कपल्स यहाँ पे मौजूद थे। मीडिया में तो आप इनको देखते ही रहते हैं, आज हमने सोचा कि इनसे लाइट हार्टेड बात की जाए। ज़ुहैब एंड सहरिश एंड मसूद एंड मीना, वी विश यू ऑल द बेस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, देखते रहिएगा आज पाकिस्तान।